नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, पिछले कल जो हिमाचल के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सांसद कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से हाईएस्ट मार्जिन से जीतने वाले किशन कपूर जी, उनका निधन हो गया था। आज उनकी अंतिम विदाई थी और उसके लिए राज्य सरकार ने, क्योंकि इनको राजकीय सम्मान के साथ एक फैसला किया था, मुख्यमंत्री ने उसके बाद ड्यूटी लगाई हुई थी कृषि मंत्री चंद्र कुमार की, केवल सिंह पठानिया की, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। तो उनको आज अंतिम विदाई दी गई है किशन कपूर को धर्मशाला में। और इस दौरान आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो उनके पुराने साथी रहे, एमएलए कई बार साथ रहे, मंत्री भी साथ रहे, रमेश धवाला, वो रोते हुए दिखे हैं इस सारे उसके दौरान। और ये अंतिम विदाई का आज उनका वहाँ जो धर्मशाला में हुआ, ये खनियारा में ही। लेकिन आज जो बात करेंगे कल, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और कल से जो हिमाचल में अगले बजट को लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ऑफिशियल तौर पर। बैठकें मुख्यमंत्री कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन इस अगले बजट में होगा क्या नया, वो एक नई बात है। और कल क्योंकि विधायक प्राथमिकता बैठकें शुरू हो रही हैं, 3 जिलों के साथ शुरुआत हो रही है कल। और इससे रिलेटेड एक बड़ा अपडेट ये भी आया है कि भाजपा ने बहिष्कार कर दिया है इन बैठकों का। भाजपा के विधायक प्राथमिकता बैठकों में नहीं होंगे। पिछली बार कब सबने एक साथ बहिष्कार किया था ये हमें भी याद नहीं है, इक्का दुक्का लोग करते रहते थे, लेकिन दल के रूप में सभी ने बहिष्कार कर दिया। क्यों किया, ये बात आपको आगे बताएंगे। साथ में बात करेंगे कि जो ओल्ड पेंशन के केस कैसे फंस रहे हैं। आज हम एक और आपको एजुकेशन का ही एक मामला बताएंगे, और ये मामला इसलिए बताएंगे क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जो शीला देवी वाला केस का इंपैक्ट था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को पेंशन के लिए काउंट करने को कहा गया था, उसके बावजूद कर्मचारी बिल का जो इंतजार है, उस इंतजार के कारण कुछ मामले पेंशन के रोके जा रहे हैं। और उसमें एक रिप्लाई हायर एजुकेशन डायरेक्टर का है, जिससे ये क्लैरिटी हो जाती है कि ये क्यों रोके जा रहे हैं। उसके बाद एक बात करेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू के फैसले की। मेडिकल कॉलेजों का जो कंबाइन एक कॉमन कैडर बनाने को लेकर ये निर्णय है। परसों हमने सबसे पहले इसकी जानकारी आपको दी थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है कि आखिरकार ये निर्णय उनको क्यों लेना पड़ा, तो ये भी आज आपको बताएंगे। कैबिनेट की डेट बदल सकती है, 10 जो फरवरी की जो डेट है उसमें चेंज हो सकता है, 10 से 11 या 12 के आसपास किया जा सकता है इसको, लेकिन आगे बात करेंगे इसकी। वित्त आयोग ने कैग से क्यों रिपोर्ट मांगी है। आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ की एक मीटिंग शिमला में हुई। इसमें बहुत सारी चीजें राज्य सरकार के लिए याद करवाई गई हैं दोबारा से। ये क्या क्या बातें हैं, कैसे कर्मचारियों को डीए की 2 किश्तों का एरियर भी अभी तक चुभ रहा है जो अभी तक नहीं मिला, और कैसे इसमें याद करवाई गई है, वो बात करेंगे। शिक्षा में जो 2 निदेशालय बनाने की एक मुहिम चल रही है, उसमें आज एक कर्मचारी संगठन ने प्री नर्सरी से +2 तक एक ही डायरेक्टरेट बनाने का स्वागत किया है। ये अभी तक हमारे सामने ये फर्स्ट रिएक्शन इस तरह का आया है कि स्वागत किया है। हालांकि प्राइमरी टीचर फेडरेशन इसका विरोध कर रही है और उनको वार्ता के लिए शिक्षा सचिव ने बुला लिया है। ये कब वार्ता होगी वो आपको बताएंगे। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल को राज्य सरकार का एक और विधेयक गया है, ये कौन सा बिल है वो बताएंगे आपको। स्कूल प्रिंसिपल रेगुलर डीपीसी करने की अनुमति मिल गई है, अनुमति क्यों लेनी पड़ी, कब तक ये बैठक होगी और किस वर्ष से ये प्रिंसिपल रेगुलर होंगे, ये पूरी बात बताएंगे आपको। और बाकी जो मौसम का जो अलर्ट है उसमें पिछले कल और आज के अलर्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसीलिए जो मौसम का अलर्ट है उसमें आपको कोई चेंज अभी देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारे सामने इससे पहले जानकारी दी गई थी कि 4 फरवरी तक आपको मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, और 4 फरवरी तक हमें इंतज़ार उस तरह का करना है। 4 फरवरी को कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी का जो अंदेशा है वो भी फोरकास्ट में आया है। लेकिन जो बाकी मामले हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले जो किशन कपूर का मैं आपको जानकारी दे चुका हूं, क्योंकि आज उनका राजकीय जो शोक के साथ जो अंतिम संस्कार कर दिया गया, ये धर्मशाला में हुआ है। और इसके अलावा जो अब एक्टिविटी रहेगी वो कल की मुख्यमंत्री की बैठकों के साथ शिमला में रहने वाली है। लेकिन जो बाकी बाकी चीज़ें अब इसके साथ हैं। अब प्रिंसिपल की रेगुलर डीपीसी की बात कर लेते हैं। देखिए, हिमाचल में वर्ष 2017, वैसे
2016 में भी ये शुरुआत हो गई थी कि जो प्रिंसिपल हैं, क्योंकि उस वक्त कोर्ट में एक केस चल रहा था, इस कारण जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो प्लेसमेंट के ज़रिए बनाए गए थे, रेगुलर उनको नहीं किया गया था, ना डीपीसी रेगुलर करने की हुई थी। और बाद में कोर्ट का केस ख़त्म हो गया, लेकिन इनकी जो प्रमोशन है वो उसी तरह से रही और उसमें कोई बदलाव हुआ भी नहीं। और इस प्रमोशन को करते करते हम 2024 में आ गए, मतलब प्लेसमेंट के साथ ही प्रमोशन करते करते, और रेगुलर प्रमोशन हुई नहीं, बहुत सारे प्रिंसिपल इसमें रिटायर भी हो गए। लेकिन अब क्या हुआ है, देखिए अब ये हुआ है कि 2 महीने पहले कैबिनेट में ये मामला गया था, और कैबिनेट में जब इस मामले को ले गए, क्योंकि इसमें एक तो 2000 से ज़्यादा जो प्रिंसिपल हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं, जिनकी रिटायरमेंट भी हो चुकी है बहुत सारे लोगों की। अब जो रिटायर हो गए हैं उनको पेंशन में बेनिफिट मिलना है इमीडिएट डेट से, और पिछला एरियर मिलना है। जो अभी भी प्रिंसिपल हैं उनको सैलरी में इसका लाभ मिलना है, और बाद में फिर वो जो प्रोस्पेक्टिवली इनको पेंशन में भी लाभ मिलेगा। तो 2 महीने पहले जब कैबिनेट में ये मामला गया तो कैबिनेट ने इसके लिए ऑथराइज कर दिया मुख्यमंत्री को, और डीपीसी में से एक परमिशन ये दे दी कैबिनेट में कि आपको इस डीपीसी में लोक सेवा आयोग को आप इस डीपीसी से बाहर रख सकते हैं। जनरली नहीं रखते क्योंकि उससे प्रोसीजर लंबा हो जाता है, लेकिन कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया कि आप लोक सेवा आयोग को बाहर रखिए, डीपीसी सिर्फ सेक्रेटरी करेंगे, लेकिन अनुमति मुख्यमंत्री से लेनी है। अब सीएम ऑफिस से ये अनुमति आ गई है कि आप ये डीपीसी करिए। अनुमति आई है वर्ष 2017 से 2023 तक के प्रिंसिपलों की, और इनके लिए रेगुलर डीपीसी पेपर आजकल तैयार हो रहे हैं, और फाइल मूव हो गई है सेक्रेटरी एजुकेशन से डेट लेने की कि जो डीपीसी है वो किस तारीख को करनी है, वो डेट लेने की हो गई है। तो ये 2017-16 से जो मामला उलझा हुआ है उसको लेकर ये अब अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि डीपीसी की इस प्रक्रिया में एक और बात भी है कि जो एरियर देना है उसको लेकर शिक्षा विभाग साइलेंट रहने वाला है। जो प्रपोजल है उसमें यह कहा गया है कि करंट डेट से लाभ दिया जाए, एरियर को लेकर सेपरेट ऑर्डर होंगे, ये बात कही गई है इसमें। अब बाद में सरकार क्या व्यू लेती है वो उस वक्त पता चलेगा। डिप्टी डायरेक्टर प्रमोशन का एक ऑर्डर हुआ था जिसमें 37 के आसपास डिप्टी डायरेक्टर बनाए थे, और ये क्योंकि हेडमास्टर कैडर ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, हिमाचल हाई कोर्ट के उस फैसले को जिसमें कॉमन सीनियरिटी बनाने को कहा था। अब उसमें स्टे हो गया था, स्टे के बाद ये प्रमोशन भी हो गई, क्योंकि हेडमास्टर कैडर में जो सीनियरिटी है उसको सरकार ने इस प्रमोशन में छेड़ा नहीं था, और सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ये ऑर्डर किया हुआ था। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा हुआ था, उसमें जवाब दायर होना था, तो अब सरकार की तरफ से वहां जवाब दायर कर दिया गया है इन्हीं फैक्ट्स को रखते हुए कि जो हमने प्रमोशन ऑर्डर किया है वो सही है, और ये इसके रीज़न क्या थे वो भी इस रिप्लाई में दायर किया गया है। अगली बात जो है वो गवर्नर को एक और बिल के जाने की है। देखिए, धर्मशाला के विधानसभा सत्र में राज्य सरकार ने एक जो बिल पारित किया था, और ये लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन का था, और ये संशोधन किया गया था राधा स्वामी सत्संग व्यास के लिए, जो भोटा का अस्पताल है उसकी जमीन को ट्रांसफर करने के लिए एक सोसाइटी से दूसरी में। हालांकि बिल की जो इंटेंशन है उसके मुताबिक ये हो नहीं सकता, और फैसला भी उसी तरह का है, चाहे इसकी मोटिव कुछ भी हो, लेकिन फैसला जो कानून लैंड सीलिंग एक्ट का डॉक्टर परमार का बनाया हुआ है हिमाचल में, उसकी मूल मंशा के खिलाफ है। मतलब इसका जो मोटिव है वो जो पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है, जो अभी भी ये डिसीजन हुआ है। लेकिन क्योंकि इसमें जो कागज़ कंप्लीट होने थे विधानसभा से आने के बाद, रेवेन्यू सेक्रेटरी का इसमें नोट लगना था, उसके बाद ये प्रोसीजर पूरा हुआ, और अब ये गवर्नर को बिल चला गया है। इससे पहले जो बिल गया था गवर्नर को, एक कर्मचारी वाला गया था, कर्मचारी संशोधन, जिसकी हम आगे बात करेंगे, और बाकी निजी विश्वविद्यालयों के और जो एप्रोप्रिएशन बिल गए थे, विनियोग विधेयक, वो गवर्नर ने पारित कर दिए हैं। लेकिन कर्मचारी विधेयक और ये जो लैंड सीलिंग है, अब इन दो का इंतजार है कि इनको गवर्नर करते हैं या इसमें कुछ और रास्ता बीच में लिया जाता है। लेकिन अभी ये जो बिल गया है, अभी हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। इस बिल में गवर्नर के असेंट नहीं आएगा, प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भारत सरकार को, प्रेसिडेंट को इसको भेजा जाएगा, और जो गृह मंत्रालय है वो इसको प्रोसेस करवाएगा। इसी एक्ट में एक और संशोधन वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बेटियों को अलग यूनिट लैंड सीलिंग एक्ट में मानने के लिए किया था। 1.5 साल पहले ये संशोधन किया था, लेकिन ये भी अभी भारत सरकार से अप्रूव होकर नहीं आया है। अब इसी एक्ट में दूसरा संशोधन जा रहा है, और जिस तरह से ये जो डेरा
व्यास है वो जो अपना एक दबाव बनाते हैं, और जिस तरह से वर्तमान सरकारों पर पिछली जितनी भी 2-3 सरकारें हमने देखी उन पर दबाव बनाया गया, इसी तरह से हिमाचल सरकार की ब्यूरोक्रेसी को भी लग रहा है कि दिल्ली में भी इस तरह से बना के करवा लेंगे। हालांकि वो देखना होगा कि अभी भारत सरकार एज इट इज चला जाता है या गवर्नर पहले अपने आप क्वेश्चन पूछते हैं, वो एक अलग मैटर है। अगली बात करेंगे अब कि वार्ता के लिए टीचर बुलाए हैं। ये मामला है 2 निदेशालयों का, और 2 निदेशालयों में से पहले आपको दोनों चीजें बता देते हैं। आज शिमला में यहां पर एक बैठक हुई, और ये बैठक संयुक्त कर्मचारी महासंघ की बैठक थी, जिसमें जो एजुकेशन से वीरेंद्र चौहान जो राजकीय अध्यापक संघ में अलग से हैं, और संयुक्त कर्मचारी महासंघ में भी हैं, और हीरालाल वर्मा बिजली बोर्ड से, बाकी अन्य जो विभाग हैं वहाँ से भी प्रतिनिधि इनके पास हैं इस महासंघ में। इनकी आज यहाँ बैठक थी राज्य सरकार को अपना एजेंडा देने को लेकर, और उसमें इन्होंने वीरेंद्र चौहान ने कहा कि ये जो यदि पहली कक्षा या प्री नर्सरी से +2 तक एक ही डायरेक्टरेट बन जाए तो उससे सुधार होगा, और उसका वो स्वागत करते हैं, बशर्ते एक तो सभी स्टेक होल्डर से बात की जाए, और दूसरा इस बाइफर्केशन में पोस्ट का लॉस ना हो, मतलब कोई पद खत्म ना हो जाए। लेकिन ये पहला संघ है जिन्होंने एजुकेशन में इस तरह के बाइफर्केशन का स्वागत किया है कि इससे सुधार होगा, कंट्रोल एक जगह आएगा और इसमें वर्किंग में और सुधार होगा। इन्होंने ये बात कही है। हालांकि इस एसोसिएशन की बैठक में और क्या क्या बातें, क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए, क्या एजेंडा बनाया गया, वो आगे बात करेंगे। लेकिन एक एसोसिएशन है प्राइमरी शिक्षक संघ, ये प्राथमिक शिक्षक संघ जो है, ये इस का विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1ली से 8वीं का अलग ही होना चाहिए, हमें दूसरे का छेड़छाड़ कोई मंजूर नहीं है, और ये तर्क दे रहे हैं कि अगर निदेशालय 12वीं तक एक ही हो जाएगा तो उनके प्रमोशन एवेन्यू प्रभावित होंगे। कैसे होंगे ये बता नहीं रहे हैं अभी, लेकिन इन्होंने सरकार से टाइम मांगा था, और अब शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 6 फरवरी को इन्हें वार्ता के लिए बुला लिया है कि आप आके अपनी बात रखिए, और उसके बाद सरकार ने, क्योंकि आगे बजट सत्र से पहले इसमें डिसीजन लेना है, तो इनको वार्ता के लिए बुला लिया है। अच्छी बात है, बातचीत होगी तो ये अपनी बात कह पाएंगे कि वो ये क्यों विरोध कर रहे हैं और आगे इसमें क्या रास्ता सरकार लेती है फिर। लेकिन ये 6 फरवरी को पता चलेगा कि इन्होंने क्या बात रखी और सरकार ने उस पर क्या व्यू पॉइंट लिया है। अगली बात करते हैं, डीए का एरियर याद दिलाया है। अब ये वो वाला मामला है जो आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ की बैठक थी, इसमें कुछ की पॉइंट्स इनके एजेंडा में आए हैं। पहला तो इन्होंने राज्य सरकार से कहा कि डीए जो 2 किस्तें सरकार ने दी है उसका एरियर आज तक बकाया है, जिसको जल्दी दे देना चाहिए, क्योंकि इससे कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो पे कमीशन का एरियर है, एक तो वो दिया जाए, और जो 6th पे कमीशन से ACPS को बिल्कुल हटा दिया गया है, करियर प्रोग्रेशन स्कीम को, जो एश्योर्ड होती थी पहले 4-9-14 की तरह, उसको 6th पे कमीशन का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है यूनिवर्सिटियों में और बाकी जगह जहां स्टैग्नेशन है एक पोस्ट पर कई साल की। एक और बात इन्होंने कही कि ये जो मेडिकल अलाउंस का जो ऑप्शन सरकार लेती है, उस ऑप्शन को दोबारा से खोला जाए। कर्मचारी के लिए एक ऑप्शन होता है कि क्या वो मेडिकल अलाउंस को फिक्स रखना चाहता है या फिर एक्चुअल रखना चाहता है, तो वो ऑप्शन बड़े लंबे समय से नहीं खुला है, तो इसको खोलने को लेकर भी एक बात की गई। ये जेन्युइन है, बहुत सारे विभागों से इस तरह के केस आ रहे हैं अलग अलग तरह से, और इस ऑप्शन को बंद किए काफी टाइम हो गया, इसीलिए कर्मचारियों को नुकसान इसमें हो रहा है। ये मसला इन्होंने अपनी इस बात में उठाया है। अगली अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टेट कैडर जो पुलिस जवानों का, कांस्टेबल्स का, पटवारी और कानूनगो का किया गया है, इसमें इनका ये कहना है कि कुछ दिक्कतें इसमें आ रही हैं, कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है, तो इसको कैडर को वापस उसी तरह किया जाए जैसा कि पहले ये कैडर चल रहा था। एक और बात, जो कर्मचारियों से संबंधित बिल गवर्नर हाउस गया है उसको कर्मचारी विरोधी बताया है, और ये कहा है कि राज्य सरकार इस बिल को तुरंत वापस ले और ओपीएस को लेकर जो बिल है उसको पारित करे, ताकि नई सरकार ओपीएस को वापस ना ले सके। हालांकि ये डिमांड प्रैक्टिकल नहीं है, और क्योंकि जब वर्तमान सरकार बिल पारित कर सकती है तो दूसरी सरकार बिल पारित करके उसको वापस भी ले सकती है, तो इसमें कोई बड़ी प्रोटेक्शन उससे नहीं हो सकती। लेकिन जो एक बात इन्होंने कही है कि कर्मचारी सर्विस बिल
वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के खिलाफ लाया गया है और इसका गलत मैसेज आ रहा है, इसको सरकार वापस ले। एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है वो ये है कि ये जो आउटसोर्स की भर्तियां हैं उनको ये बंद करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। और हीरालाल वर्मा ने यहां तक कह दिया कि वर्तमान सरकार जो केंद्र सरकार अग्निवीर भर्ती कर रही है उसका विरोध कर रही है और अपने यहां कई विभागों में अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं जो ना रेगुलर होंगे ना उनको पेंशन मिलेगी। तो ये इस प्रथा को बंद करें, आउटसोर्स को सरकारी विभागों में ना लिया जाए। इतनी ये अब ज्ञापन बना के सरकार को देंगे। इसी संघ ने ये भी तय किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट के आधार पर अब अपनी जो सम्मेलन करेंगे और वहां से भी फिर पॉइंट्स लाएंगे ताकि सरकार को ज्ञापन दिया जा सके। कितनी बातें होती हैं, कितनी मानी जाती हैं वो भविष्य बताएगा, क्योंकि अभी तक किसी की उस तरह से सुनने वाली जो अभी तक कोई केस हमारे सामने आया नहीं है, जो भी ज्ञापन जब तक गए हैं। अगली बात है वित्त आयोग की पर नए कैग से जो रिपोर्ट मांगी है। देखिए जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसकी रिपोर्ट इसी साल 2025 में आनी है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को अध्यक्ष बनाया गया है और वे जब यहाँ आए थे जून 2023 में शायद ये आए थे और उसमें जो बात हुई थी कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से बात रखनी है, उसमें बहुत सारी जो अपना मेमोरेंडम में राज्य सरकार ने अपने मेमोरेंडम में बड़ी सारी बातें इनके साथ की थी। लेकिन अब क्योंकि इस साल उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइनल करनी है, एक तरफ राज्य सरकार के अधिकारी जो पे कमीशन की तरफ से क्वेरीज आ रही हैं उनका रिप्लाई दे रहे हैं, भारत सरकार में जो वहाँ पे कमीशन में अफसर हैं उनसे राब्ता कर रहे हैं ताकि हिमाचल की अगली रिपोर्ट ठीक हो जाए। क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर बहाल नहीं रही हिमाचल की तो 2026 के बाद आगे काम चलाना मुश्किल हो जाएगा और उसकी वजह यह है कि हिमाचल केंद्र सरकार से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से सैलरी देता है। ये इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। पिछले अगर हम 2 पे कमीशन की बात करें तो जो पिछले 2 पे कमीशन है, देखिए 2021 से 26 तक और 2015 से 20 तक 14वां वित्त आयोग था जिसमें हमें 40,624 करोड़ मिले थे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में और 15वां वित्त आयोग में 2021 से 2026 के बीच में 37,200 करोड़ मिले। लेकिन 15वां वित्त आयोग में 2021 में 10,250 करोड़ मिले और 2026 में अब इस साल 2025 में इस साल हमें 3257 करोड़ मिलने वाले हैं। मतलब इस महीने जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में हमें जो भारत सरकार से 520 करोड़ आए थे 6 तारीख को, अब 1 अप्रैल से हमें सिर्फ आएंगे 270 करोड़ हर महीने। तो आप समझिए कि सैलरी पेंशन का 2000 करोड़ का बिल जो हर महीने का होता है उसमें कैसे हम सस्टेन करेंगे। अगला फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से शुरू हो रहा है वो राज्य सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसके बाद 26 से शुरू हो रहे अगले 5 साल फिर से चैलेंज होने वाले हैं अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हमारी बहाल नहीं रही। और इसके लिए जो रिस्क है वो 2 चीज़ें हैं। पहला रिस्क है ओल्ड पेंशन जो राज्य सरकार ने दी है, क्योंकि वो भारत सरकार में वर्तमान फॉर्मेट में और कोई राज्य नहीं है जो ओल्ड पेंशन दे रहा है और वर्तमान स्थितियों में भी कोई नहीं है, क्योंकि जिसकी अपनी जो हालत ऐसी हो कि हमें फिस्कल प्रूडेंस की तरफ को जाना पड़ रहा हो सैलरी के लिए, वहाँ इस तरह का डिसीजन 16वां वित्त आयोग किस फॉर्मेट में लेता है, किस माइंडसेट में लेता है, ये उनकी सिफारिशों से पता चलेगा। वैसे भी अगर भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार का रुख जो है अगर ओपीएस नोटिफाई करने का है या एनपीएस लाने का है तो एटलीस्ट ओल्ड पेंशन देने का तो है नहीं, क्योंकि यूपीएस वो लाए हैं अभी, तो वो डिस्करेज तो करेंगे। मतलब वो सभी राज्यों के लिए एक मैसेज होगा, हिमाचल के लिए ही नहीं। लेकिन ये डिस्करेज करने वाली जो पॉलिसी है, क्योंकि अरविंद पनगड़िया यहाँ पर जो मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये जो 2 चीज़ें हैं, एक फ्री वीज, क्योंकि तब जून में ही 1500 रुपये महिलाओं को देने को लेकर स्पीति वाला ऐलान हुआ था, तो वो उस टाइम खबरों में आ रही थी बात, तो वित्त आयोग ने उसको भी देख लिया था। बाकी और राज्यों में भी फ्री बीज की चीज़ें चल रही हैं उस तरह से ही। और तो जो केंद्र सरकार भी कुछ मामलों में जो ये फ्री बीज वाला फॉर्मेट लेती है
इसी तरह से इसीलिए 16वां वित्त आयोग के चेयरमैन ने कहा था कि वो फ्रीबीज और ये जो ओल्ड पेंशन है इसको लेकर कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे। वो लिखना क्या है वो पता लगेगा रिपोर्ट में, लेकिन हम अपनी ग्रांट को बचाना चाहते हैं क्योंकि 2026 के बाद के 5 साल फिर उसी हिसाब से चलेंगे आगे। तो लेकिन बीच में एक खबर ये मिली है कि वित्त आयोग ने 16वां वित्त आयोग ने जो महालेखाकार लेखा परीक्षा हैं कैग ऑडिट वाले जो हैं उनसे हिमाचल के बारे में रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट को फिर वित्त आयोग जो है अपनी राज्य सरकार की तरफ से जो मेमोरेंडम के बाद डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनसे वेरीफाई करेगा और उस वेरिफिकेशन के बाद आगे फिर तय होगा कि वित्त आयोग क्या रुख लेता है इस सारे मामले में अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए या रिकमेंडेशन बनाने के लिए। अगली बात करेंगे, कैबिनेट की डेट बदल सकती है। देखिए 10 फरवरी को कैबिनेट की बैठक सोमवार को हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री की बीच में कुछ 2 जगह की जो असाइनमेंट बीच में आ रही है, 7 तारीख को भी वो कहीं जा सकते हैं और इसीलिए 10 तारीख को कुछ कैबिनेट मंत्रियों की उपलब्धता को देखते हुए या ना उपलब्ध हो पाए उसको देखते हुए 10 तारीख की डेट चेंज हो सकती है 11 या 12 में। जैसे ही फाइनल नोटिस आएगा हम आपको जरूर अवगत करवाएंगे, लेकिन सोमवार 10 फरवरी से जो सप्ताह शुरू हो रहा है इसमें बैठक जरूर होगी ताकि जो बाकी मामले हैं बजट सत्र से रिलेटेड जो चाहे वो बिल रखने हैं चाहे कोई फैसले लेने हैं उनसे रिलेटेड जो मामले हैं वो इस कैबिनेट बैठक में किए जा सकें, इसीलिए आपको उसका इंतजार करना होगा। अब बताते हैं सीएम सुक्खू के फैसले को लेकर और ये है मेडिकल कॉलेजों को लेकर कॉमन कैडर का। 2 रोज पहले मैंने इसकी जानकारी आपको दी थी, कल आपने अखबार में भी इस खबर को देखा था, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने बताया है कि ये हमें क्यों करना पड़ा। सीएम ने यह कहा कि बेहतर मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के लिए ये डिसीजन लेना पड़ा है। अब मेडिकल कॉलेजों का कॉमन कैडर होगा और सुपर स्पेशलिटी विंग भी कॉमन कैडर के हिस्से आएगा के तहत ही आएगा। मतलब चमियाना से लेकर 6 मेडिकल कॉलेज जो हैं आईजीएमसी, टांडा, नेरचौक, नाहन, हमीरपुर और चंबा, ये सब अब कॉमन कैडर के तहत आएंगे। यानी कि आईजीएमसी से भी किसी का ट्रांसफर चंबा किया जा सकेगा, चंबा से किसी का ट्रांसफर आईजीएमसी किया जा सकेगा। नई भर्ती सारी कॉमन कैडर में होगी और जो जीडीओ आते हैं वो भी कॉमन कैडर में होंगे। हमने रीजन बताया था कि सिर्फ जो संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे मेडिकल एजुकेशन का स्तर सुधरेगा और हेल्थ सर्विसेज में भी सुधार होगा क्योंकि एक दूसरे से सीखने का मौका भी साथ में मिलेगा। तो ये जो फैसला है उसकी बात है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पेंशन के केसेस हैं वो कैसे फंसे हैं और इन केसेस को आगे थ्रू करने के लिए अभी कितना इंतजार हमें करना पड़ेगा। कल मैंने आपको एजुकेशन और फॉरेस्ट के 2 केस बताए थे। आज एजुकेशन का एक और मामला बताता हूं, मंडी से सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष असिस्टेंट लाइब्रेरियन का। ये मामला गया जी देखिए ये मामला गया जो अभी बन के सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल A&E ये गया एजी को और एजी को गया 31 जनवरी को। एजी ने वापस इसको नवंबर में वापस भेजा और ये कहा कि एजुकेशन के डायरेक्टर इसमें एक वर्बल क्या बोलते हैं उसको कार्यालय आदेश पारित करें, स्पीकिंग ऑर्डर पारित करें कि जो कार्यालय आदेश पारित करके वापस भेजें कि अनुबंध सेवा काल में दी गई वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान करने के आदेशों की प्रति भी साथ में लगाएं, जबकि उन्होंने उस टाइम दी नहीं थी, और एक स्पीकिंग ऑर्डर इसके बारे में पास करके भेजें। तो जो हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट से जो जवाब गया वो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये कहा कि ये जो सेवानिवृत्त सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा पंजिका निदेशालय को अनुबंध अवधि को नियमित नियुक्ति अनुमोदन उपरांत पेंशन लाभ हेतु प्रेषित की गई थी। इस संबंध में नियमितीकरण से संबंधित अन्य सहायक पुस्तकालयों का मामला अनुमोदन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन वहां से अभी जवाब नहीं आया है। इसीलिए जो आपको उनकी सेवा पंजिका आपके संस्थान को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। मतलब ये कहा कि जो अनुबंध अच्छा बीच में एक चीज जो मिस हो गई मैं आपको वो भी बता दूं, ये एजी ने ही लिखा था हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट को कि इनकी अनुबंध की सेवा काल की गणना SLP नंबर 10,339/2020 हिमाचल प्रदेश सरकार वर्सेस शीला देवी के तहत पारित आदेशों के तहत की गई है।
ये भी कहा है। आयुर्वेद का ये मामला है देखिए, और आयुर्वेद का जो ये मामला है, ये शीला देवी केस आयुर्वेद का ही था, वो केस जीती थी, उसके बाद पेंशन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पेंशन के लिए काउंट की गई, उनको पेंशन लग गई और कई विभागों में पेंशन मिल भी गई। लेकिन जब से सरकार के ध्यान में ये तरीका आया कि हम एक बिल पारित करके पेंशन बिल पारित करके पुरानी जो अनुबंध अवधि है उसको रोक सकते हैं, तो उसके कारण फिर अब इस लेटर का जवाब जो गया है, वो लेटर का जवाब गया है कि सरकार को मामला भेजा हुआ है, वहां से जवाब आएगा, उसके बाद हम इस बारे में बता पाएंगे। तो मतलब ये उसी बिल पर फैसला होने का इंतजार हो रहा है, ये अप्रीहेंशन अभी है, और ये बिल अभी गवर्नर के पास है। गवर्नर जब पारित करेंगे तो ये एक्ट बनेगा, और एक्ट बन के नोटिफाई होगा तो सरकार इसका डिफेंस लेगी इस तरह के मामलों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि शीला देवी वाले मामले में भी इफेक्ट आ रहा है। अब गवर्नर से क्या डिसीजन होता है, सिर्फ इसका इंतजार है। अगली बात करेंगे कि जो बहिष्कार बीजेपी के विधायक कर गए हैं, लेकिन इसके साथ हम हिमाचल के बजट की बात भी कर लेंगे, और वो दोनों बातें इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ कनेक्टेड हैं। अभी देखिए, जो आपको मैं सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो ये है कि कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक लेंगे, जो विधायक प्राथमिकताओं की जो बैठक होगी, और ये पहली बैठक है इस जो जिसको आप कह सकते हैं इस साल के अगले साल का जो बजट है उसकी पहली बैठक है ये। और इस बैठक में और जो चीज़ें हो रही हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए, इस बैठक को लेकर 3 कल वो बुलाए गए हैं, और इसमें कांगड़ा, हमीरपुर और कुल्लू शायद हैं, हाँ 3 जिले हैं कल जो विधायक प्राथमिकता बैठकों के लिए बुलाए गए हैं। और इस बैठक से हमें हिमाचल का अगला बजट कैसा होगा इसका हिंट मिल जाएगा। वो हिंट इसलिए मिलेगा क्योंकि एनुअल प्लान फाइनल हो जाएगा, और पहले दिन ही एनुअल प्लान का जो साइज है वो सामने आ जाता है। भारत सरकार जो है वो एनुअल प्लान के सेटअप से बाहर चला गया है, लेकिन हिमाचल में अभी भी ये प्रैक्टिस चल रही है। दूसरी बात ये है कि इससे ये भी पता चल जाएगा एनुअल प्लान से कि अगले साल में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इस साल 6000 करोड़ का लक्ष्य रखा है, शायद ये भी पूरा अचीव हो पाएगा, क्योंकि खर्चा जो सैलरी पेंशन का है वो ही पूरा नहीं हो पा रहा है जो हमारी फाइनेंशियल स्थिति है उसको देखते हुए। लेकिन पिछले साल की मैं अगर बात करूं तो पिछले साल को 29 जनवरी को मुख्यमंत्री ने पहली बैठक की थी विधायक प्राथमिकताओं की, और उसमें 9980 करोड़ जो एनुअल प्लान है वो फाइनल हुआ था। इस साल एनुअल प्लान 10,000 करोड़ के आसपास रहने वाला हो सकता है। अगर 10,000 करोड़ से फिगर कम हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें कुछ इशू है और उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको उतना नहीं बचा पा रहे हैं अगले बजट में। तो एक तो ये तय हो जाएगा, तो अगले बजट के लिए पहला हिंट जो है एनुअल प्लान से कल मिल जाएगा। दूसरा, मुख्यमंत्री विधायकों को संबोधित करते हुए या उनकी प्राथमिकताएं लेते हुए क्या कोई नई स्कीम लॉन्च करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस का अलग मैटर है, पिछली बार इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को ऐड कर दिया गया था। और इसी तरह से विधायक प्राथमिकताओं का मैंडेट क्या रहने वाला है, उनका जोन क्या रहने वाला है, क्योंकि जो नाबार्ड से फंड है वो नाबार्ड से फंड जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है, जो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर की, जिसमें एक जो ढगवार में मिल्क प्लांट बन रहा है वो है, इधर इलेक्ट्रिक बसेस सरकार खरीदने जा रही है, अभी वो टेंडर नहीं फाइनल हो पा रहा क्योंकि पैसे पूरे नहीं हैं, और पैसे जब वैसे बसें तो बाद में आएंगी, पैसे तो उस वक्त भी हो सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक, क्योंकि ग्रीन हिमाचल एक इनिशिएटिव है सरकार का, और अगर उसको क्या विधायक प्राथमिकताओं में भी कोई चीज उस तरह की जोड़ी जा सकती है, ये कल बैठकों से पता चलेगा। लेकिन एक जो अप्रत्याशित घटना बीच में हुई है, आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस बयान जारी करके ये कहा है कि जो भाजपा के विधायक जो हैं वो विधायक प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार करेंगे, मतलब पूरा विधायक दल बहिष्कार कर देगा, क्योंकि 28 एमएलए हैं, 40 कांग्रेस के हैं, और 28 एमएलए का बहिष्कार करने का कुछ मतलब है। इससे पहले ऐसा कब हुआ है ये हमें भी डिटेल निकालनी पड़ेगी। इक्का दुक्का एमएलए इंडिविजुअल नाराजगी से कई बार नहीं आते, लेकिन ये तो पूरा दल ही अगर नहीं आएगा, कल पता चलेगा। हो सकता है रात को सरकार इन तक रीच आउट करे और फिर कोई सहमति बने, लेकिन कल ऐसा लग रहा है।
अब जो इनका प्रेस बयान ये कह रहा है कि 2 साल में विपक्ष के विधायकों के चुनाव क्षेत्रों में एक भी काम नहीं हुआ, तो बैठक का क्या मतलब है? और सरकार दुर्भावना से हमारे विधायकों और उनके परिवारों को प्रताड़ित कर रही है। जो केसेस चल रहे हुए हैं पिछले, जब ये राज्यसभा का वोटिंग हुआ था उसके बाद उपचुनाव हुए, और इन केसेस में पुलिस का जो व्यवहार है या पुलिस के जो पूछताछ है उसमें प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा भी इन्होंने कहा। और जनप्रतिनिधियों के बजाय नकारे हुए कांग्रेस नेताओं को तवज्जो मिल रही है। ये जो एग्जाम्पल जयराम ठाकुर ने अपने चुनाव क्षेत्र का भी दिया है, इसमें कि जो बैकवर्ड एरिया सब प्लान है या बाकी जो पैसा जो डिस्ट्रिक्ट डीसी के माध्यम से आता है उसमें एमएलए को नहीं पूछा जा रहा, और बाकी जो उसका काम है वो ऐसे लोगों के कहने पे हो रहा है जिनको जनता ने नकार दिया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन यदि ये सब बहिष्कार उस तरह से करते हैं, छोटा सा हिमाचल है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब रीज़न क्या है वो तो कल ये हो सकता है प्रेस वार्ता करके कुछ बात कहें, और रात को अगर सरकार ने इनके साथ संपर्क करने की कोशिश की, कुछ समन्वय सुधारने की कोशिश की, तो हो सकता है कि ये बैठक में आ भी जाएं। लेकिन अभी जो सूचना इन्होंने दी है प्रेस बयान के जरिए, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बैठक में नहीं आ रहे हैं। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी जो मैंने आपको बताया। संडे के बावजूद बहुत सी सूचनाएं आपके लिए हमने इकट्ठा की थी, और कल विधायक प्राथमिकताएं बैठकों के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, नए बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी। बजट से रिलेटेड या बाकी आपके मामलों, आपके विभाग या कोई और मसला आपके ध्यान में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम इसका रिप्लाई आपके लिए ला सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।